हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वॉइस के अपने पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और हम वॉइस में जितने भी हमने क्वेश्चंस पार्ट 1 में डिस्कस करे उनके साथ जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे पढ़ेंगे, यानी उनके जैसे क्वेश्चंस जो हमारे वॉइस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, राइट। तो वॉइस को कवर करने से पहले आपको मैं दो चीजें बता देता हूँ। आपको वर्ब और टेंस इन दोनों चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वॉइस जो होता है ये एक एप्लीकेशन है वर्ब का, राइट। तो वर्ब के बारे में जब आपको क्लियरिटी रहेगी, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, किन वर्ब्स के दो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम डायट्रांजिटिव कहते हैं, मोनोट्रांजिटिव का एक ही ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब बेसिक चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं वॉइस को पढ़ने से पहले, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि वॉइस का जब भी हम चेंज करते हैं यानी एक्टिव से पैसिव फॉर्म में करते हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। ऐसी वर्ब्स जिनके लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं या जिनका हम चेंज कर सकते हैं तो उनके लिए ऑब्जेक्ट होते हैं। तो वर्ब्स जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं का पैसिव फॉर्म बनता है। आप ये बात याद रखेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट गिवन है तो हम उसको एक्टिव में ही रखते हैं। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है तब हम उसका पैसिव फॉर्म चेंज करते हैं। ये हमने लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस किया था क्वेश्चंस के थ्रू। उससे पहले मैं आपको कुछ वर्ब जो हमारी टेंसेस में यूज होती हैं उनका पैसिव फॉर्म किस तरीके से होता है वो हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे और इसमें भी डिस्कस करेंगे। और जो भी आगे जितने भी लेक्चर्स हम पढ़ेंगे वॉइस को लेकर या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, हम ये टेबल को जरूर पढ़े करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें याद हो जाएगा कि एक्टिव से पैसिव फॉर्म के लिए हमें क्या जरूरी है। याद रखना ही हमें। और आपको जहां पर भी आप पढ़ते हो उसको इसको पेस्ट कर लीजिए इस टेबल को हूबहू बना के। नाउ सी, अगर वर्ब का बेस फॉर्म हो यानी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसमें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे यानी पास्ट पार्टिसिपल रखेंगे। अगर कंटिन्यूस टेंस हो हमारा प्रेजेंट का, इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इज एम आर प्लस बीइंग, तो कंटिन्यूस टेंस में बीइंग आ जाता है, राइट। बीइंग करके फिर हमारा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म। और हमारा अब ये देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें हैज हैव प्लस बीन लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। अब नाउ पास्ट पे बात करते हैं। तो ये तीन हमारे प्रेजेंट के हो गए और ये तीन हमारे पास्ट के हैं नीचे वाले। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म हो, अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें, सिंपल पास्ट फॉर्म हो, सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर पास्ट कंटिन्यूस हो, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कंटिन्यूस टेंस में बीइंग आता है, याद रखेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट हो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अगर मोडाल हो, विल शैल मोडाल, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो यानी या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो विल शैल मोडाल प्लस बी, क्या याद रखेंगे, बी जरूर लगाएंगे और पास्ट पार्टिसिपल। और विल शैल मोडाल और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो तो आप हैव प्लस बीन लगा देंगे, तो आप इसका पैसिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर बेस फॉर्म हो वर्ब का तो आप टू प्लस बी यानी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू हैव हो और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल हो तो टू हैव प्लस बीन, राइट। तो जहां हैव है, हैड है, वहां पर बीन यूज करेंगे और जहां पर आईएनजी फॉर्म है वहां पर बीइंग यूज करके पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। हैविंग के साथ अगेन देखिए, हैविंग के साथ बीन यूज करा और पास्ट पार्टिसिपल का हमने यूज किया। सी, ये टेबल आपको याद हो जानी चाहिए किस तरीके से हमने कन्वर्जन करते हैं एक्टिव से पैसिव फॉर्म में। उसके बाद हम क्वेश्चंस अब डिस्कस करते हैं और इनके ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट है उनको सीखते हैं और किस तरीके से हम इनमें चेंज करते हैं उस बात पे भी हमें ध्यान देना है। नाउ क्वेश्चन 1, For want of financial resources, he was unable to continue his studies. He was unable, right? Was अब आपने दे दिया was unable to what? Continue, right? Unable to what? Continue his studies, right? तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं होगा। अगर आप लिखेंगे enabled, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। unable to be continued नहीं होगा, right? टू प्लस वर्ब की जो बेस फॉर्म है यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। So there is no corrections required, तो no correction required इसका आंसर होगा। So E part is the answer. Now question number 2, had the opportunity been given to him he will have proved successful। तो यहाँ पर जो वर्ब आया ना prove, इसको समझिए। prove जो होता है ना ये लिंकिंग वर्ब होता है, लिंकिंग। what he proved, अब आप बताएंगे उसने क्या प्रूव करा, तो जो भी प्रूव करा वो उसका लिंकिंग वर्ब होता है, राइट। तो लिंकिंग वर्ब होगा और लिंकिंग वर्ब के कभी भी क्या नहीं होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए ये हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं, एक्टिव फॉर्म में रहते हैं।
राइट। तो had the opportunity been given to him will have proved, अब देखिए will have proved, राइट। अगर आप इसको एक्टिव फॉर्म में रखेंगे तो इसमें देखिए क्या रखेंगे, will have proved। अब ये जो सेम दिया will have proved, तो A इज द राइट आंसर, राइट। एक्टिव फॉर्म में ही रहेगा। will be proving या will be proving होगा, would have been proved होगा, would have proved होगा। देखिए प्रूव नहीं होगा, विल हैव प्रूव्ड होगा, राइट। या तो ए आंसर है या तो ई आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन जब हमारा एग्जाम में आया था तो ए इसका मतलब और ई, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या फिर ए इज द राइट आंसर। तो अगर आप इसको बताना है, इसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा वो सेम यही रहेगा, राइट। लिंकिंग वर्ब रहेगा, एक्टिव फॉर्म रहेगा। अब यहां से आप टेबल को देखिए, विल के साथ क्या हो जाएगा, अगर विल हैव है, विल हैव और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, राइट। तो ये पैसिव, ये हमारी एक्टिव फॉर्म है, तो सेम इस एक्टिव फॉर्म में ही कंडीशन है। अगर आप बीन कर देते हैं तो इसमें पैसिव फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो ए इज द राइट आंसर, राइट, ए इज द राइट आंसर। नाउ एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू अटेंड द डिनर पार्टी, राइट। एवरीवन इज रिक्वेस्टेड, तो हर एक ने रिक्वेस्ट किया, एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू अटेंड द डिनर पार्टी, क्या अटेंड करने के लिए, डिनर पार्टी होस्टेड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये डिनर पार्टी किसके द्वारा होस्ट की जा रही थी, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू अटेंड द डिनर पार्टी होस्टेड बाय द प्रेसिडेंट। इज रिक्वेस्टेड टू आएगा या इज रिक्वेस्टेड फॉर आएगा या विल रिक्वेस्ट हो गया, नन ऑफ दिस। तो अगर आप देखेंगे तो इज रिक्वेस्टेड टू यही सही फॉर्म है, राइट। इज रिक्वेस्टेड टू, ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, they must have a clear idea, right, they must have a clear idea about the possible market where the product can sold, right। तो they must have, उनको पता है क्लियर आइडिया, राइट, कौन सा पॉसिबल मार्केट है जहां पर हम प्रोडक्ट को सोल्ड कर सकते हैं। तो राइट, प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड या फिर प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड या प्रोडक्ट कैन बी सेल या फिर हमारा होगा प्रोडक्ट कैन बी सेलिंग। तो अगर आप बात करें तो प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड, अगर आप यूज करेंगे कैन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, ये हमारा पैसिव फॉर्म बन जाएगा, राइट। क्यों बन जाएगा, क्योंकि हमें नहीं बताया जा रहा है कि ये किसके द्वारा सोल्ड किया जाएगा, राइट। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड, सी इज द राइट आंसर, पैसिव फॉर्म में रखेंगे हम इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंज्यूमर्स हैव बीन ऑफरिंग, अब कंज्यूमर्स को क्या ऑफरिंग किया जा रहा है, वेरीगेटेड चॉइस ड्यू टू कंपटीशन अमंग द मैन्युफैक्चरर्स। तो बहुत दुनिया भर की चॉइसेस जो है ऑफर की जा रही हैं। सी, अब यहां पर देखिए ऑफर जो है ना, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब आप बात समझिए डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ऐसे वर्ब जिनके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट 1 जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सीधा लिख देते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन को रिसीव करता है, और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो बेनिफिशियरी होता है, बेनिफिशियरी या रिसिप्टेंट, राइट। तो बेनिफिशियरी, और जैसे एक लेटर है तो आपने सपोज गिफ्ट वर्ड समझ लेते हैं, राम गिफ्ट या फिर राम गिफ्ट, राइट, व्हाट, चॉकलेट, राम गिफ्ट अ चॉकलेट श्याम, राइट। या फिर इस तरीके से लिखा जाएगा, राम गिफ्ट श्याम आ चॉकलेट। तो राम ने किसको गिफ्ट किया, श्याम को, और क्या गिफ्ट किया, चॉकलेट। तो चॉकलेट वर्ड ने ना गिफ्ट का जो एक्शन है उसको डायरेक्ट रिसीव किया, और किसको गिफ्ट दिया, बेनिफिशियरी कौन हुआ उसका, श्याम। तो इस तरीके से दो इनके वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको बेनिफिशियरी रिसिप्टेंट होते हैं। नाउ यहां पर है तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे आपको, राइट। अब दो ऑब्जेक्ट हैं, कंज्यूमर हैव बीन ऑफरिंग, क्या ऑफरिंग किया जा रहा है, चॉइसेस ड्यू टू कंपटीशन। तो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव फॉर्म में लिखा जाएगा आपका, राइट। तो क्वेश्चन 5 जो है हमारा पैसिव, हैव बीन ऑफर्ड, राइट। तो ये पैसिव फॉर्म में आएगा, हैव बीन ऑफर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर, हैव बीन ऑफर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बैंक हैव बीन ऑथराइज्ड टू एडवांस लोन्स टू द डिस्ट्रेस्ड अर्बन पुअर। तो बैंक को ऑथराइज्ड किया गया लोन्स किसको देने के लिए, जो गरीब हैं, अर्बन पुअर, जो डिस्ट्रेस्ड अर्बन पुअर है, उनको क्या दिया जाए, लोन दिया जाए। तो बैंक हैज बीन ऑथराइज्ड। अगेन ऑथराइज्ड वर्ब को देखिए आप,
ऑथराइज जो वर्ब है ये हमारी कैसी है, डाई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, राइट। और इसके बाद जो एडवांस वर्ब है, टू एडवांस, ये जो एडवांस है ना ये एक्टिव फॉर्म में है, राइट। तो बैंक हैव बीन ऑथराइज्ड, अब किसके द्वारा ऑथराइज किए गए, अब लोन तो देना है लेकिन अब टू द डिस्ट्रेस पुअर, लेकिन ये जो ऑथराइज्ड वर्ब है ना ये पैसिव फॉर्म में लिखी गई है, हैव बीन ऑथराइज्ड, राइट। और ये पैसिव फॉर्म में लिखी गई है और ये हमारी एक्टिव फॉर्म में लिखी गई है, राइट। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा गया है, बैंक हैव बीन ऑथराइज्ड टू एडवांस लोन्स टू द डिस्ट्रेस्ड पुअर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। हैव बीन एवराइज्ड, अब देखिए हैव बीन ऑथराइज्ड, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। तो ये पैसिव फॉर्म है और टू एडवांस क्या है, एक्टिव फॉर्म है, राइट। V1 फॉर्म दी हुई है, बेस फॉर्म, कोई एरर नहीं है, ये ठीक है। द रेलवे बजट इज नॉट प्रपोज्ड एनी रिवीजन, राइट। द रेलवे बजट ने क्या प्रपोज किया, इज नॉट प्रपोज्ड एनी रिवीजन इन पैसेंजर फेयर्स एंड फ्राइट रेट्स। तो रेलवे जो बजट है उसने कोई भी रिवीजन यानी कोई चेंज नहीं करा है, किसमें, पैसेंजर फेयर्स में और फ्राइट रेट्स में। अगर आप यहाँ पर देखें प्रपोज्ड, राइट, प्रपोज्ड वर्ब को देखें तो जो प्रपोज्ड वर्ब है ना इसका जो ऑब्जेक्ट आया है वो रिवीजन आया है, राइट। द रेलवे बजट इज नॉट प्रपोज्ड, अब व्हाट प्रपोज्ड, राइट, व्हाट प्रपोज्ड, एनी रिवीजन, कुछ भी उन्होंने चेंज नहीं करा है, तो इसीलिए इसको हम क्या रखेंगे, एक्टिव फॉर्म में रखेंगे, राइट। इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, अब देखिए अगर आपको ये टेबल याद है तो टेबल पे दोबारा आइए, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, इज नॉट प्रपोज्ड, तो यानी ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है हमारे पास सेंटेंस। अगर ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें ये किस में चाहिए, एक्टिव फॉर्म में चाहिए, राइट। तो हैव बीन ऑथराइज्ड टू एडवांस, ये हो गया हमारा, एक्टिव फॉर्म में चाहिए था। अब एक्टिव फॉर्म में इसमें कौन सा होगा, इज नॉट प्रपोजिंग एनी रिवाइज्ड, राइट, हैज नॉट प्रपोज्ड, तो ये सही आंसर होगा, हैज नॉट प्रपोज्ड एनी रिवीजन, बी इज द राइट आंसर। Now question number 8, right, public sector banks have now been given complete autonomy। अगर आप given को देखें, give जो वर्ड होती है ये हमारी डाई ट्रांजिटिव होती है, राइट। डाई ट्रांजिटिव होने के कारण इसके दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए और एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव नाउ बीन गिवन कंप्लीट ऑटोनॉमी, अब कौन इनको कंप्लीट ऑटोनॉमी दी गई है, लेकिन यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो ये हमारा पैसिव फॉर्म होगा, राइट। डाई ट्रांजिटिव की होने की वजह से इसको हमें पैसिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हैव बीन गिवन, अब ये क्या होगा अगर आप इसका पैसिव फॉर्म बनाए, बीइंग गिवन होगा या बीन गिवन कंप्लीटली ऑटोनॉमी होगा। अगर आप इसका सही पैसिव फॉर्म रखें तो क्या होगा आंसर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हैव और बीन और गिवन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी हैव बीन गिवन, यानी ये हमारा ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है। अगर ये पैसिव फॉर्म में है तो ये स्टेटमेंट में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंसेस कुड रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशन। तो डिफरेंसेस को किसके द्वारा रिजॉल्व किया जा सकता है, नेगोशिएशन के द्वारा, राइट। अब द डिफरेंसेस, रिजॉल्व वर्ब को देखो, क्या रिजॉल्व वर्ब का यहाँ पर डूअर की बात हो रही है, अब रिजॉल्व वर्ब का डूअर नहीं है, नो डूअर, राइट। डिफरेंसेस को कौन मिटाएगा, राइट। द डिफरेंसेस कुड रिजॉल्व बाय हुम, किसके द्वारा, थ्रू नेगोशिएशन। हमें पता है डिफरेंसेस को नेगोशिएशन के द्वारा खत्म कर सकते हैं, लेकिन करेगा कौन, तो डूअर नहीं है, तो इसीलिए ये पैसिव फॉर्म में लिखेंगे, राइट। ये किस में लिखा जाएगा, पैसिव फॉर्म में, तो कुड बी रिजॉल्व, राइट, सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, he had accused, right, accused का मतलब है किसी को आरोपी साबित करते हो, he has accused of various offenses by the colleagues। तो he had accused, ये past tense की बात हो रही है, past perfect की बात हो रही है। अब देखिए accuse verb को देखिए आप, accuse verb, अब he had accused, उसको accused किया गया किसके लिए, अब he had accused of various या he accused of various offenses by the colleagues, तो उसको एक्यूज किया गया बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए, किसके लिए, बहुत सारे ऑफेंसेस के लिए उसके कलीग्स के द्वारा,
तो अगर यहाँ पर आप बात करें ही हैड अक्यूज्ड, अक्यूज्ड किसके द्वारा किया गया, बाय द कलीग्स, तो इस वर्ब का कोई डूअर नहीं है, राइट, तो इसीलिए इसको हम पैसिव फॉर्म में रखेंगे, ये हमारा जाएगा पैसिव फॉर्म में। तो ही अब हैज अक्यूज्ड होगा या फिर ही वॉज अक्यूज्ड होगा, राइट। अगर आप इसका पैसिव फॉर्म बनाए तो या तो हैड बीन अक्यूज्ड होता, ही हैड अक्यूज्ड है तो हैड बीन अक्यूज्ड बनता, अब ये भी नहीं है। अब इसमें से वॉज बीइंग अक्यूज्ड बनेगा, अक्यूज्ड बनेगा, वॉज अक्यूज्ड होगा, तो इसका जो इसका जो हमारा राइट पैसिव फॉर्म बनेगा वॉज अक्यूज्ड ऑफ वेरियस। नाउ डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, डिप्लोमेट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज वर असेंबलिंग, तो जो डिप्लोमेट्स हैं बहुत सारे कंट्रीज के, वर असेंबलिंग एट द प्लेस, तो कहां पर असेंबल हुए, एक स्थान पर असेंबल हुए, एट द प्लेस फॉर द सेरेमनी, किसी सेरेमनी के लिए, राइट। और जो असेंबलिंग वर्ब होती है ना, ये हमारी कैसी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, राइट, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब होने के कारण असेंबल होना या फिर असेंबलिंग हो गया, इसको हम असेंबल ले सकते हैं, राइट। तो इसके कारण ये किस फॉर्म में रहेगी, ये एक्टिव फॉर्म में रहेगी, राइट, वर असेंबलिंग। तो अब इसका एक्टिव फॉर्म देखिए, वर असेंबल्ड टू, हैड असेंबल्ड होगा, या फिर हैड बीन असेंबल्ड होगा, ये हमारा पैसिव हो गया, ये भी हमारा पैसिव फॉर्म हो गया। तो बी इज द राइट आंसर, द डिप्लोमेट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज हैड असेंबल्ड एट द प्लेस फॉर द सेरेमनी, राइट। तो बी इज द आंसर। क्यों ये अब ए क्यों नहीं रख सकते, वर प्लस, अब देखिए वर प्लस आपके क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये पैसिव फॉर्म बन जाता है, इसलिए ए आंसर नहीं हो सकता। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, these changes have been taken place in the last 2 years, तो ऐसे सारे जो चेंजेस है, these changes have been taken, ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, have been taken places in the last 2 years। तो अगर आप taken place को देखें, राइट, take place को देखें, ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये हमारी एक्टिव फॉर्म में होगी, राइट। तो अब ये दिया किसमें, पैसिव फॉर्म में, इसको आप चेंज करेंगे एक्टिव फॉर्म में। ऑप्शन देखिए, हैज टेकन होगा, राइट, या हैज बीन टेकन होगा, या हैव टेकन होगा। तो अब देखिए बात क्या हो रही है, चेंजेस क्या है, प्लूरल। अगर चेंजेस प्लूरल है तो यहाँ पर हैज टेकन नहीं हो सकता, हैज बीन टेकन ये नहीं हो सकता, टेकन नहीं हो सकता। सी इज द राइट आंसर, राइट, सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, he had deliberately kept the matter pending so that people should bribe him। अब देखिए bribe वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया him, bribe किसको दी जा रही है, bribe किसी को दी जा रही है, और उसका he का ऑब्जेक्टिव केस हो गया him, राइट। तो bribe का हो गया him ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा रहेगा एक्टिव में, और ये फॉर्म एक्टिव में ही है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, बिकॉज अवर फॉरेन पॉलिसी इज नॉट वेल डिफाइंड, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी वेल डिफाइंड नहीं है, इट क्रिएट कंफ्यूजन अमंग द पीपल ऑफ द कंट्रीज। तो देखिए इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब है, और वेल डिफाइंड, डिफाइंड क्या है हमारा, ये एडजेक्टिव हो गया, वेल हमारा इसका एडवर्ब हो गया, और ये किसके बारे में होगी, फॉरेन पॉलिसी के बारे में। तो ये एक्टिव में होना चाहिए, और ये एक्टिव में ही दी हुई है, तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, राइट, नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, unless you are a citizen of India, right, your name is not including in the voter slate। तो ये कंडीशन है, जब तक आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो सकते, आपका नाम किस में नहीं हो सकता, वोटर लिस्ट में। सो योर नेम इज नॉट इंक्लूडिंग। अब ये जो इंक्लूडिंग है ना, इंक्लूडिंग जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर मैं अगर वर्ब देखूं, यहाँ पर वर्ब है इंक्लूड, राइट, इसका सब्जेक्ट नहीं है, कौन इंक्लूड करेगा, किसको इंक्लूड करेगा, तो ये किस में जाएगा, ये पैसिव फॉर्म में जाएगा। सो यू, अब इसका पैसिव फॉर्म बनाइए, कैन नॉट बी इंक्लूडेड होगा, कैन बी इंक्लूडेड होगा, मे नॉट हैव इंक्लूडेड होगा। तो अगर आप कैन मोडाल लगा रहे हो, उसके साथ बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये हमारा राइट फॉर्म है पैसिव का, राइट। तो आपको ये देखना है कि किस वर्ब का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट नहीं है। जिसका ऑब्जेक्ट नहीं है उसका चेंज कर देंगे आप, राइट, उसको एक्टिव से पैसिव में कर देंगे, तो डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल शुड बी जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। अगर आप बात करें जजिंग, तो वर्ब होगी हमारी जज।
द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गया, एक्शन। अब शुड बी ये मॉडल हो गया, लेकिन जज जो है ना, जज का कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, राइट, सब्जेक्ट नहीं है, तो आप अगर नहीं है तो ये पैसिव फॉर्म में जाएगा, राइट। कौन जज कर रहा है और किसको जज कर रहा है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखिए किसको जज किया जा रहा है, एक्शंस को जज किया जा रहा है, पर कर कौन रहा है, मिसिंग है सब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। अब शुड बी का अब आपको लगाना है, तो शुड बी जज्ड होगा या मस्ट बी जज्ड होगा या शुड बी जज्ड होगा, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वी आर कॉन्स्टेंटली सराउंडिंग्स आवर साउंड्स एंड नॉइज, वी आर कॉन्स्टेंटली सराउंडिंग्स ऑफ साउंड्स एंड नॉइज, तो हम किस किस से घिरे हुए, साउंड्स एंड नॉइज से। अगर आप सराउंडिंग देखें, सराउंड वर्ब को देखें, सराउंड को अगर आपने ऑब्जेक्ट है, सराउंड का ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, आप ध्यान से देखिए, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, इसका ऑब्जेक्ट साउंड हो गया और नॉइस हो गया, ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन सराउंड के ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसके कारण ये क्या होगा, पैसिव फॉर्म में होगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाय साउंड्स होगा, कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाय साउंड्स होगा, या फिर हमारा कॉन्स्टेंटली सराउंडेड विद। अब इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये हमें बताना है, राइट। अगर आप देखें, वी आर कॉन्स्टेंटली, राइट, तो सराउंडेड बाय साउंड्स, राइट, तो बी और सी हमारा दोनों सेम है, तो इनमें से आपका कोई सा भी आंसर हो सकता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द न्यू क्लब हैज बीन एक्सटेंडेड, राइट, द न्यू क्लब हैज बीन एक्सटेंडेड फाइनेंशियली एंड टेक्निकल हेल्प टू पुअर एंड डिजर्विंग वुमेन, राइट। अब यहाँ पर देखो एक्सटेंड, एक्सटेंड वर्ब को देखो, ये हमारी डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होती है। एक्सटेंड का मतलब होता है मदद करना, किसको मदद करना, या फिर अब मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाना फाइनेंशियली और टेक्निकली, किनका, टू पुअर एंड डिजर्विंग वुमेन, तो ये डायरेक्ट ट्रांजिटिव है। और यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट कौन है, न्यू क्लब, राइट, सब्जेक्ट कौन है, न्यू क्लब, और ऑब्जेक्ट कौन है, दो ऑब्जेक्ट, फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, राइट, फाइनेंशियली एंड टेक्निकल हेल्प किसकी, टू पुअर एंड डिजर्विंग वुमेन, तो दोनों हमारे पास दोनों सब्जेक्ट है, और दोनों एक हमारे पास सब्जेक्ट भी है और दोनों ऑब्जेक्ट भी है, तीनों फैक्टर्स हैं, तो इसलिए ये पूरा किस में रहेगा, ये हमारा एक्टिव फॉर्म में रहेगा। अगर ये एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो हैज प्लस बीन प्लस एक्सटेंडेड, ये दिया किस में है, ये पैसिव फॉर्म में दिया है, राइट, तो यहाँ फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी, एक्टिव फॉर्म, तो हैज बीन एक्सटेंडिंग होगा, हैव बीन एक्सटेंडिंग होगा। अब न्यू क्लब है तो हैव तो नहीं हो सकता, इज बीइंग एक्सटेंडेड नहीं हो सकता, पैसिव फॉर्म है, हैव बीन एक्सटेंडेड नहीं हो सकता, तो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, गॉड नेचर्ड पीपल हैव बीन सफर्ड बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकिंग कंपेनियंस, राइट, तो अब ये जो वर्ड आ गया सफर्ड, ये जो सफर है ना, ये लिंकिंग वर्ब है, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर लाइक दिस, तो ये जो सफर है ना, झेलना, ये लिंकिंग वर्ब होती है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो ये एक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, हैव बीन सफर्ड, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये हमारा पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, राइट, तो ये गलत है, इसको आपको किस में चेंज करना है, इसको आपको चेंज करना है एक्टिव फॉर्म में। तो हैव सफरिंग विथ नहीं, आर सफर्ड बिकॉज, ये भी गलत है, आर बीइंग सफर्ड नहीं होगा, मे सफर, right, may suffer, so D is the right answer. Now question number 20, good life according to many people is not making more and more money, तो अब यहाँ पर वर्ब कौन सी है, make, make का ऑब्जेक्ट कौन है, अगर आपको पूछा जाए make का ऑब्जेक्ट कौन है, मनी। अब गुड लाइफ अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल इज टू मेकिंग व्हाट, क्या मर कर पैसा ही तो बना रहे, मोर एंड मोर मनी, तो मेक का ऑब्जेक्ट है क्या है, राइट, मनी, तो ये हमारा किस फॉर्म में होगा, ये हमारा एक्टिव फॉर्म में होगा, राइट। अगर ये हमारा एक्टिव फॉर्म में तो यहाँ पर देखो इज मेकिंग आएगा, राइट, तो ए इज द आंसर, इज मेकिंग। अब टू के साथ मेकिंग नहीं होता है, टू मेकिंग नहीं होता, इज मेकिंग होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, हिज परफॉर्मेंस वाज एप्रिशिएटेड। अब देखिए एप्रिशिएटेड जो है ना, क्या, देखिए एप्रिशिएटेड कौन कर रहा है, अगर आप इसको देखें, वाज एप्रिशिएटेड, ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। अगर आप इसकी बात करें, हिज परफॉर्मेंस वाज एप्रिशिएटेड ऑन द फेस्टिवल, जो उसकी परफॉर्मेंस थी ना, उसको तारीफ के लायक थी, कब, हॉस्पिटल पे,
फेस्टिवल पे। तो अप्रिशिएटेड का हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें अप्रिशिएटेड का सब्जेक्ट नहीं है, डूअर नहीं है कि कौन अप्रिशिएट कर रहा है, तो इसीलिए ये किस में रहेगा, पैसिव फॉर्म में रहेगा, राइट। तो अप्रिशिएटेड एट, राइट, ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन अलग हो जाएगा बस, एट द फेस्टिवल, ऑन द फेस्टिवल नहीं होगा, एट द फेस्टिवल। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, inhabitants of that locality can classify into only two groups। तो जो inhabitants है इस locality के, उनको classify कर सकते हैं किसमें, दो ग्रुप में, into only two groups, namely the poor and the very poor। inhabitants of that locality, तो उस locality, inhabitants of that locality can be classify। अब classify किसको किया जा रहा है, राइट, अगर आप बात करें classify हमारा verb हो गया, राइट, classify अब कौन कर रहा है, inhabitants। देखिए इनहैबिटेंट्स को हमने क्लासिफाई कर दिया, इनहैबिटेंट्स ऑफ क्लासिफाई, अब करा किसने है, सब्जेक्ट पता है इसका, सब्जेक्ट मिसिंग है, अगर इसका सब्जेक्ट मिसिंग है तो ये किस में होना चाहिए, ये पैसिव फॉर्म में होना चाहिए। कैसे, देखिए इस बात को समझिए, क्लासिफाई किसको किया गया, इनहैबिटेंट्स को, इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट लोकेलिटी कैन क्लासिफाई इनटू ओनली टू ग्रुप्स, नेमली द पुअर एंड द वेरी पुअर, राइट। लेकिन किसके द्वारा क्लासिफाई किए गए, वो मिसिंग है हमारे पास, तो इसको पैसिव फॉर्म में करना चाहिए, तो कैन भी क्लासिफाइड होगा, राइट, अगर कैन भी क्लासिफाइड होगा ये हमारा पैसिव फॉर्म बनेगा, तो डी इज द राइट आंसर। नाउ 23, द सीजन बीइंग वेरी फेवरेबल, तो जो सीजन है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल है, ही सीम्स टू हैव बीन एंजॉयड, तो ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, हैव बीन एंजॉयड पैसिव फॉर्म में, राइट। एंजॉयड द वेकेशन, अब एंजॉय जो वर्ब है ना, इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, क्या एंजॉय कर रही है, वेकेशन, राइट, वेकेशन एंजॉय किया जा रहा है, राइट। तो एंजॉय वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट वेकेशन। अब अगर ऑब्जेक्ट है वर्ब का तो इसको हमें किस में लिखना चाहिए, पैसिव, इसको हमें लिखना चाहिए एक्टिव फॉर्म में। अगर दिया हुआ किस में है, ये हमें पैसिव फॉर्म में दिया है, तो इसको आप चेंज करके एक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। हैव एंजॉयड होगा, हैव बीन एंजॉयड होगा, कैन बी एंजॉयड होगा, अगर आप देखें तो हैव एंजॉयड राइट होगा, हैव बीन एंजॉयड नहीं होगा, बी एंजॉयड, हैड बीन एंजॉयड नहीं होगा, तो हैव एंजॉयड, ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द इश्यूज वर सो कॉम्प्लिकेटेड, जो इश्यूज थे वो इतने कॉम्प्लिकेटेड थे दैट दे कुड हार्डली बी रिजॉल्व्ड, राइट, हार्डली, अब दे कुड हार्डली बी रिजॉल्व्ड इन सच अ लिमिटेड टाइम, राइट। अगर आप यहाँ पर वर्ब को देखें, रिजॉल्व का डूअर नहीं है, नो डूअर, अगर डूअर नहीं है तो इसीलिए ये पैसिव फॉर्म में जाएगा, राइट। द इश्यूज वर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट दे कुड हार्डली, अब ये दे किसके लिए आया है, ये दे इशू के लिए आया है, किसी और के लिए मत समझ लेना, राइट। ये जो दे है ना, ये इश्यूज के लिए आया कि वो उनको रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल था लिमिटेड टाइम में, लेकिन रिजॉल्व किसके द्वारा किए जा रहे थे, वो मिसिंग है, राइट, डूअर नहीं है, तो इसीलिए हम पैसिव फॉर्म में लिखेंगे हार्डली बी रिजॉल्व। अगर आप इसका पैसिव फॉर्म देखें तो यहाँ पर देखें और ये देखें, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, अगर आप इसको देखें, मोडाल दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, रिजॉल्व दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट किस फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में, तो इसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, बैंक मस्ट बी इंश्योर्ड दैट, अब देखिए बैंक मस्ट बी इंश्योर, अगर आप यहाँ पर वर्ब देख रहे हो इंश्योर, अब इंश्योर के बाद जो ऑब्जेक्ट है ना, अब पूछा जाए बैंक मस्ट बी इंश्योर व्हाट, अगर व्हाट, जो ये पूरी दैट के साथ जो क्लॉज आई है ना, दैट 18% ऑफ देयर लोन्स इज गिवन टू द एग्रीकल्चर, ये पूरा, ये जो इतनी बड़ी क्लॉज है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, बता रही है कि इंश्योर क्या किया जाए। अगर ये इंश्योर का ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है तो आप ध्यान से देखें, आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, तो इसलिए ये एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। दिया किस में है, ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, कैसे, मस्ट आपका क्या हो गया, मोडाल हो गया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपकी किस फॉर्म में, ये आपकी पैसिव फॉर्म में है, और आपको इसमें किस में चाहिए, ये आपको एक्टिव में चाहिए, तो कहाँ पर एक्टिव दिया हुआ है, हैव टू इंश्योर, आर इंश्योर्ड गलत हो जाएगा, ये पैसिव फॉर्म है, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म, बीइंग इंश्योर्ड नहीं होगा, शुड बी इंश्योर्ड नहीं होगा, पैसिव फॉर्म, हैव टू इंश्योर, बी इज द राइट आंसर, सी बी इज द राइट आंसर। तो अब आपने पता चला आपको किस तरीके के क्वेश्चन करने हैं, कहाँ पर आपको एक्टिव बनाना है, कहाँ पर पैसिव बनाना है, सब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है,
आप पैसिव में कन्वर्ट करिए। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मिल रहे हैं तो आपको एक्टिव में रखना है। सी इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डील करना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं वॉइस के ऊपर, पर आपको वो पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए, राइट। सबसे पहली कंडीशन यही है। तो आज के लेक्चर को हम यही एंड करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।